प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंक में रॉबर्ट एम ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के, यानी ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। जो यह सिद्धांत है रॉबर्ट एम ग्लेजर के द्वारा 1962 ईस्वी में दिया गया। शिक्षण का यह प्रतिमान, अर्थात शिक्षण कैसे किया जाए कि जो शिक्षा के लक्ष्य हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनकी बेहतर प्राप्ति हो सके, उसके संदर्भ में रॉबर्ट एम ग्लेजर ने 1962 ईस्वी में अपना एक शिक्षण प्रतिमान प्रस्तुत किया, जिसे बेसिक टीचिंग मॉडल कहा जाता है रॉबर्ट एम ग्लेजर का, जिसे कि मनोवैज्ञानिक प्रतिमान भी कहा जाता है, जिसे कि क्लासरूम मीटिंग मॉडल भी बी.आर. जॉयस ने कहा है। उसका कारण यह है कि यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है कि अधिगम कैसे होता है, अधिगम के क्या सिद्धांत हैं, किस प्रकार से अधिगम घटित होता है, उसकी व्याख्या इन्होंने अपने व्यवहारिक स्वरूप में की है। इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। और इसे जो ब्रूस आर जॉयस थे, इन्होंने जो है क्लासरूम मीटिंग यानी कक्षा सभा शिक्षण प्रतिमान भी कहा है, क्लासरूम मीटिंग कहा है, मॉडल कहा है, क्योंकि इस तरह से इसमें स्वाभाविक तरीके से जनतांत्रिक रूप से शिक्षण की प्रक्रिया को प्रतिपादित किया जाता है कि जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उनकी सहज प्राप्ति हो सके। इसलिए इसे जो है क्लासरूम मीटिंग मॉडल कहा गया ब्रूस आर जॉयस के द्वारा। और जो इसमें मुख्य बात क्या है कि 1962 में इस प्रतिमान का विकास रॉबर्ट ग्लेजर ने किया था। यह प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बुनियादी ढंग से विचार करता है। ये बेसिक शब्द जो बुनियादी है, इसका मतलब है कि ये बुनियादी ढंग से विचार करता है। ये प्रतिमान जो है ना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि पर आधारित है, इसलिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। और इस प्रतिमान की जो सबसे बड़ी खूबी है वह यह है कि यह प्रतिमान मनोवैज्ञानिक रूप से जो मनोवैज्ञानिक शक्तियों की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की बात करता है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। गेज महोदय ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। व्यवहार परिवर्तन लाने वाली शक्तियां, जो रॉबर्ट गेज थे उन्होंने कहा कि 3 शक्तियां होती है मनोविज्ञान की। पहली जो होती है वो व्यवहार में जो परिवर्तन ला दे, ऐसी शक्ति जो कि व्यवहार में परिवर्तन ला रही है। और दूसरी शक्ति जो है वो रीइंफोर्समेंट के रूप में होती थी, प्रबलन के रूप में। प्रबलन का मतलब जो क्रिया हो रही है उसके होने की संभावना को बढ़ा देना। आप ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी का वीडियो मेरा देखिए, उसमें आपको रीइंफोर्समेंट के बारे में समझ में आएगा कि रीइंफोर्समेंट क्या प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया जो किसी संभावित जो अनुक्रिया है उसके होने की संभावना को बढ़ा देती है। तो इसमें इसकी बात की जाती है। और तीसरा जो था, अधिगम सिद्धांतों की अपेक्षा या अधिगम सिद्धांतों के प्रयोग पर बल देता है। यह अधिगम सिद्धांत क्या कहते हैं उससे बहुत ज्यादा वास्ता न रख करके उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इस पर यह ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल जोर देता है। इसलिए जो इसमें देखा जाए तो इसे बी.आर. जॉयस ने कक्षा सभा प्रतिमान कहा कि क्लासरूम मीटिंग मॉडल ब्रूस आर जॉयस ने कहा था। और देखा जाए तो इस प्रतिमान के जो पक्ष हैं वे प्रतिमान के 4 बुनियादी घटक हैं। हमें यहाँ प्रतिमान को थोड़ा सा जो मूलभूत बातें हैं कि इसके जो 4 तत्व होते हैं उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इसके जो बुनियादी घटक हैं टीचिंग मॉडल्स की, उसकी बात करते हैं कि ये शिक्षण प्रक्रिया के 4 बुनियादी घटक हैं। पहला जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। कि वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि जो उद्देश्य हैं वे उद्देश्य जो शिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व एक शिक्षक निर्धारित करता है। जब कोई शिक्षक कक्षा में आता है तो कक्षा में आने के पहले ही वह अपने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिख लेता है, समझ लेता है, नोट कर लेता है कि हमारी इस कक्षा से निकलने के पश्चात विद्यार्थी कितने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेंगे। वह यह इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होता है कि वे उद्देश्य जो शिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक शिक्षक निर्धारित करता है।
दैट आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि अनुदेशन है, शिक्षण मूलतः एक अनुदेशन की प्रक्रिया है, तो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कौन से उद्देश्यों को लेकर के कक्षा में आ रहा है, उन उद्देश्यों को निर्धारित करना यह शिक्षक का कार्य है। तो जिन उद्देश्यों का निर्धारण किसी कालांश में आने के पूर्व शिक्षक ने किया है, वही जो है आपके IO हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और दूसरा है प्रविष्टि व्यवहार। प्रविष्टि व्यवहार मतलब प्रविष्टि व्यवहार यानी इंटरिंग बिहेवियर, वह जो प्रविष्ट हो रहा है, जब वो प्रवेश लेता है उस समय किस व्यवहार की आकांक्षा की जाती है। कोई बच्चा कक्षा 10-9 में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके साथ आज की शिक्षा व्यवस्था में यह आशा की जाती है कि कक्षा 8 पास होगा, यानी जो कक्षा 8 के संदर्भ में व्यवहार का एक मॉडल तय किया गया है, उन मॉडलों को विद्यार्थी पूरा कर रहा है, यानी उन मानकों को विद्यार्थी पूरा कर रहा है, वही इंटरिंग बिहेवियर है। यानी कि इसको और ढंग से देखें तो इसका मतलब है कि जो पाठ्य वस्तु है उस पाठ्य वस्तु की बोधगम्यता के लिए, यानी बोधगम्यता का मतलब उसको समझने के लिए जो आवश्यक क्षमता है, जो व्यवहार है, उसे ही इंटरिंग बिहेवियर कहा जाता है, उसे ही प्रविष्ट व्यवहार कहा जाता है। यानी कि जो विद्यार्थी जिस भी स्तर पर है उसके पहले कुछ तो अपेक्षाएं हैं उससे कि जो वह पूरा करेगा, वही जो पूरा कर रहा है, यानी अगली कक्षा का जो पिछली कक्षा का एक मानक व्यवहार है उसको पूरा कर रहा है, वही मानक व्यवहार ही इसका इंटरिंग बिहेवियर है। एंड थर्ड इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, यानी जो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है उसकी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से सूचनाओं की जो प्रक्रिया चलेगी उसकी बात है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात है, यानी जो शिक्षण की यह अंतःक्रिया अवस्था है। आप देखिए शिक्षण की अवस्थाओं में आप जाएंगे तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसको आप जानते ही होंगे, देख लीजिएगा वीडियो मेरा शिक्षण की अवस्था में, तो जिसमें शिक्षण की पूर्व अवस्था, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था और शिक्षण की पश्च अवस्था होती है। प्री एक्टिव एंड पोस्ट स्टेजेस ऑफ टीचिंग, 3 स्टेजेस ऑफ पोस्ट टीचिंग। इन प्री स्टेजेस टीचर डिसाइडेड हाउ एंड व्हाई एंड हाउ मच बिहेवियर वुड बी अकर्ड एज ए चेंज। कितने व्यवहार हैं जो कि आप उसमें परिवर्तन होने चाहिए, वो पूर्व अवस्था में तय करता है। अंतःक्रिया अवस्था में वो जाकर के जितना उसने तय किया है उसको उसको लागू करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, और जो उसकी पोस्ट एक्टिव स्टेज है उस अवस्था में वो देखता है कि कितना उसने पाया है। तो जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है इसमें जो शिक्षण की अंतःक्रिया है, यह क्या होता है, यह शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था होती है कि जिसमें वह शिक्षण अंतःक्रिया करता है, शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रिया करते हैं, इसमें अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। क्या होता है, इसमें अधिगम का जो अनुभव होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, वह दिए जाते हैं विद्यार्थियों को कि किस तरह से दिए जाएंगे, इसकी बात इसमें होती है। और IO जहां शिक्षण का सैद्धांतिक पक्ष है, IO मीन्स जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, जो इस प्रतिमान के अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, वे उद्देश्य इस पूरे सिद्धांत के सैद्धांतिक पक्ष हैं, ये पूरे प्रतिमान के इसके सैद्धांतिक पक्ष हैं। और IP जो है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर जो है, वह शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष है, जिसके द्वारा वह जानता है कि यह प्रयास किया जाता है कि ये जो सैद्धांतिक पक्ष यहाँ तय किया गया है IO में, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में जो निर्धारित किया गया है, जितना चाहा, जितना मांगा गया है, उसको कैसे यहाँ पूरा किया जाए, इसका उत्तर यहाँ होता है। ये शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष में होता है जो कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है। और इसके बाद इसका जो चौथा घटक है, दैट इज निष्पत्ति मूल्यांकन, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट का मतलब होता है कि विद्यार्थी ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार कितना पाया। इसको एक मैथमेटिकल फार्मूला में देखें तो परफॉर्मेंस असिस्टेंस इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव माइनस इंटरिंग बिहेवियर। ध्यान से समझिएगा इस फार्मूले को, तो आपके समझ में ये परफॉर्मेंस असेसमेंट आ जाएगा।
परफॉर्मेंस असेसमेंट इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव माइनस इंटरिंग बिहेवियर, यानी कि जो शैक्षिक निष्पत्ति वो प्राप्त कर रहा है, जिसका उसका निष्पत्ति का मूल्यांकन जो किया जा रहा है, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट कितना होगा, वह होगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो तय किए गए हैं, उन उद्देश्यों में से विद्यार्थी के इंटरिंग बिहेवियर को घटाने पर, यानी कि आप जो शिक्षक ने तय किया है कि कितना व्यवहार परिमार्जन होना चाहिए और विद्यार्थी में उस समय कितना व्यवहार था, दोनों का जो अंतर है वही परफॉर्मेंस असेसमेंट है, यानी कि वही क्या है, निष्पत्ति मूल्यांकन है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो निष्पत्ति मूल्यांकन है, इस पद पर शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। इन विधियों को ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यवहार परिवर्तन की सीमा का मापन कर सके। ये पीए जो है आईओ और इंटरिंग बिहेवियर का डिफरेंस है, उसका मापन किया जा सके, अपेक्षित व्यवहार की परिवर्तन की सीमा ज्ञात हो सके। मूल्यांकन से यही ज्ञात होता है कि जो छात्र में अपेक्षित व्यवहार हुए हैं या नहीं हुए हैं। अपेक्षित व्यवहार यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वे पूरा हुए, या इंटरिंग बिहेवियर से जितना उनका अंतर रहेगा उतना ही उनमें पूरा होगा। अगर दोनों का डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब कोई अंतर नहीं आया है। विद्यार्थी का जो प्रविष्ट व्यवहार था वही व्यवहार यह भी रहा है, यानी जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य रहे हैं वही व्यवहार रहा है, तो दोनों में अंतर नहीं आया है। तो इस तरह से इसके हम 4 घटकों की बात समराइज रूप से आपके सामने किए हैं। जो बातें आपको समझ में आए तो आप पूछिएगा। अब हम बात करते हैं कि रॉबर्ट एम ग्लेजर के जो शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं वे इस प्रकार हैं। आप जानते हैं किसी प्रतिमान के 4 आधारभूत तत्व होते हैं: फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। फोकस में जो छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं, आत्मबोध व मानवीय गुणों तब वह व्यवहार कौशलों का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। इसका मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में जो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत क्षमता है, जो व्यक्तिगत आत्मबोध करने की जो क्षमता है, और जो विद्यार्थियों का मानवीय गुण है, जो विद्यार्थियों का व्यवहार कौशल है, उसका विकास करना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, आईओ है। संरचना क्या होती है इसकी? सिंटैक्स, कैसे कोई मॉडल चलता है वो सिंटैक्स के अंदर होता है। तो जो ग्लेजर की बीटीएम है, बीटीएम यानी जो बेसिक टीचिंग मॉडल है, उसकी संरचना के 6 सोपान हैं। 5+1 6 स्टेप्स हैं, और इन स्टेपों के लिए हम पहले एक स्टेप बताते हैं कि जो सिंटैक्स होता है क्या होता है। इसके बारे में आप पिछला वीडियो देखिए जिसमें शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों के बारे में बात की गई है, उसमें आपको समझ में आएगा। तो इसका जो पहला है, शिक्षक क्या करता है कि छात्रों के लिए उचित वातावरण का निर्माण करता है। जो शिक्षक है वह छात्रों के लिए उचित वातावरण का निर्माण करता है कि विद्यार्थी का इंटरिंग बिहेवियर क्या है, कंटेंट ऑफ नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, मानी प्रचलित क्या है पाठ्यवस्तु की, और इन्वायरमेंटल सिचुएशन क्या है। तमाम चीज़ों को तय करके वह उचित पर्यावरण, उचित परिवेश का निर्माण करता है। और दूसरे में शिक्षक छात्रों के सम्मुख समस्या को प्रस्तुत करता है कि ये समस्या है, इस पर आपको विचार करना है। और तीसरे स्टेप में समस्या के संदर्भ में छात्र अपने व्यक्तिगत मत प्रस्तुत करते हैं कि यह समस्या है तो इसका समाधान ये होगा, ये इसका समाधान ये होगा। एक समस्या है और 60 लड़के विद्यार्थी कक्षा में हैं तो 60 प्रकार के समाधान बताएंगे। इसलिए इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत जो संबंध है, जो व्यक्तिगत सम्मत है अपने समाधान के संदर्भ में, समस्या के संदर्भ में छात्र अपने व्यक्तिगत मत प्रस्तुत करते हैं। और चौथे स्टेप में छात्र समस्या समाधान के संभावित विकल्पों का चयन करते हैं कि सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा।
समस्या के समाधान के लिए उसको चौथे स्तर में करते हैं, और पांचवें स्तर में जो चयनित विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करते हैं कि सबसे उचित विकल्प इसमें कौन सा है जिसके द्वारा समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद छठवें विकल्प में शिक्षक छात्र के विकल्प के द्वारा समस्या समाधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, जो छात्र ने विकल्प चुना है उन विकल्पों के द्वारा समस्या समाधान का सबसे बेहतर विकल्प क्या होगा उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। और उसके बाद इसका सोशल सिस्टम आता है जिसमें इंटरेक्शन कैसे अंतःक्रिया होगी इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसमें जो है समस्या चयन, समस्या कथन, समस्या समाधान विकल्प चयन और उनके अनुप्रयोग में शिक्षक व छात्र समान रूप से प्रतिभागी होते हैं। थोड़ी सी यहाँ असमानता इस तरह की है कि जो इसके स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप में शिक्षक, सेकंड स्टेप में शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहता है और तीसरे स्टेप में छात्र थोड़ी सक्रियता बढ़ाता है, चौथे स्टेप में शिक्षक छात्र बराबर और पांचवें स्टेप में शिक्षक छात्र बराबर, छठवें में। तो यानी आप कह सकते हैं कि पहले और दूसरे जो इसके कौशल सिंटैक्स है, इस संरचना के दो स्तरों में पहले शिक्षक ज़्यादा सक्रिय रहता है, उसके बाद तीनों में शिक्षक छात्र बराबर रूप से सक्रिय रहते हैं। तो ये इसका सोशल सिस्टम होता है। इसके बाद हम सपोर्ट सिस्टम की बात करें कि जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट ज्ञात होता है, यानी कि उसके इंटरिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है और जो विद्यार्थी का इंटरिंग बिहेवियर है उसमें कितना अंतर है। जितना बड़ा अंतर होगा उतना ही यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा। तो यानी सपोर्ट सिस्टम में विद्यार्थियों के प्रविष्ट व्यवहार और उनके अंत्य व्यवहार, जो इस समय का व्यवहार है कक्षा समापन के पश्चात, उस व्यवहार की बात की जाती है, उस व्यवहार को मूल्यांकन की बात की जाती है। तो ये बातें होती है इनके सपोर्ट सिस्टम में। तो इस तरह से आज समरी के रूप में आपके सामने मैंने ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान प्रस्तुत किया है। जो बातें आपको समझ में आई हैं तो भी बताइएगा, ना समझ में आई हो तो भी बताइएगा, और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए जिससे कि सबके पास पहुंच सके। जो भी बातें कहना हो आपका मैं स्वागत करूंगा, आपको पूर्णतः संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।